हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का जो क्लास 7 के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो कि टेक्सटाइल से संबंधित है या तो फिर साइंस से ही रिलेटेड है, जो कि हमारे फूड एंड न्यूट्रिशन में आता है। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैंने लिखा हुआ था, तो हमें लगा कि आप लोगों को भी थोड़ा प्रोवाइड करना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम पास में है, तो हो सकता है कुछ हेल्प मिले। तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें टेक्सटाइल से रिलेटेड एक चैप्टर है, रेशों से वस्त्र तक का सफ़र, क्लास 7 का है। तो इसमें क्या कह रहा है कि याक की ऊन कहाँ मिलता है। याक से जो ऊन प्राप्त होता है वो तिब्बत और लद्दाख में प्राप्त होता है, और दक्षिण अमेरिका में लामा और अल्पाका से जो ऊन प्राप्त होते हैं वो दक्षिण अमेरिका से प्राप्त होते हैं। और कश्मीर में कौन सा साल प्रसिद्ध है, तो हम लोग पढ़ते हैं तो पश्मीना शॉल प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है, जिसे कि रेशम कीट भी कहते हैं। और नेक्स्ट है, रेशम उत्पादन में कौन प्रथम है, तो चीन प्रथम है विश्व में। नेक्स्ट, रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो रेशम की रीलिंग कहलाती है। जो रेशे निकालने के पश्चात मतलब रेशे जब निकाल लेते हैं तो उसके पश्चात उनमें से जो धागा बनाने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, तो रेशे की रीलिंग कहा जाता है। और शहतूत का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो शहतूत का वैज्ञानिक नाम है मोरस एल्बा। क्या है, मोरस एल्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का माप कितना होता है। जो थर्मामीटर होता है ना, उसका जो डॉक्टरी माप है वो कितना होता है, तो 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक ही माप कर सकता है। मतलब वो जो थर्मामीटर होता है, अगर उसमें पूछ लिया कि कितने मीटर से मतलब कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब कुछ अम्ल और कुछ क्षार के बारे में भी जान लेते हैं, जो पूछा जाता है, अक्सर क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अम्ल से रिलेटेड, और ये देखिए क्षार। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को सही लग रहा होगा तो आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब, और लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि और लोग जुड़ें और मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अम्ल कौन कौन से हैं। तो एसिटिक अम्ल जो कि सिरका में मिलता है। फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में प्राप्त होता है। साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के जो फल होते हैं उसमें साइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। और लैक्टिक अम्ल दूध में प्राप्त होता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। स्कारबिक अम्ल आंवला और सिट्रस जो फल हैं उसमें पाया जाता है। उसके साथ साथ जो टार्टरिक अम्ल है वो इमली, अंगूर और कच्चे पदार्थों में पाया जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको इतना देखने को मिलेगा, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, चाहे नेट का दे रहे हैं, चाहे वैसे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या तो फिर टीजीटी पीजीटी, ज़रूर एक क्वेश्चन देगा। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ था कि लैक्टिक अम्ल का किससे प्राप्त होता है। फिर देखिए, ये तो अम्ल की बात हो गई। अब क्षार देखिए, क्षार किस में मिलता है, तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड जो है वो क्या है, ये एक क्षार है। इसे चूने का पानी भी कहते हैं। और अमोनियम, ये अमोनियम जो होता है वो एक क्षार है। अमोनियम हाइड्रॉक्साइड ये खिड़की कांच को साफ़ करने में भी काम आता है। और सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो कि साबुन में मिलता है। और पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, इसे दूधिया मैग्नीशियम भी कहते हैं। ये क्या है, तो ये क्षार है। अगर कभी भी ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि क्षार ये दे दिया अम्ल, मान लीजिए अम्ल नहीं लिखा है, सिटिक फार्मिक ऐसे लिख दिया, और उसके बाद ये सब लिख दिया, तो आप बताएंगे कि ये किस में आता है, तो क्षार में आता है। और अम्ल ये, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ब्रेड, जिसे कि डबल रोटी कहते हैं, वो किसके द्वारा ख़राब होता है, तो उसमें क्या लगता है, तो उसमें कवक लग जाते हैं ना, कवक द्वारा ख़राब होता है।
नेक्स्ट, कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, कुछ जीवाणु जो होते हैं, जो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो राइजोबियम कहलाते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। कौन से होते हैं? जैसे चना हो गया, मटर हो गया, मूंग हो गया, सेम तथा अन्य जो फलीदार पादप होते हैं वो कौन से? उनमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या उत्पादित होता है? तो ऑक्सीजन उत्पादित होता है। नेक्स्ट, 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। जो दूध के दांत हैं वो 8 वर्ष की आयु तक सभी गिर जाते हैं। और अब आप बताइएगा कि शुरुआत कब से होता है, मतलब दूध वाले जो दांत निकलते कब हैं और दूध वाले दांत गिरते कब हैं, कब से शुरुआत होती है। अगर कहीं नहीं दिखेगा, आपको नहीं चलेगा, तो आप कमेंट करिएगा, हम बताएंगे कि कब से शुरुआत होती है और कब गिरना स्टार्ट होता है इसमें। बट ये क्या कह रहा है कि 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। मतलब दूध के दांत अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने वर्ष तक की आयु में टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, तो 8 वर्ष की आयु में। अब जीभ के बारे में भी थोड़ा सा वहाँ था। तो जीभ देखिए, जो पिछला वाला भाग रहता है जीभ का, उसमें कड़वाहट आता है, और जो सामने वाला एकदम भाग होता है जीभ का, उससे मीठापन महसूस होता है। उसके बगल वाला नमकीन और उसके बाद वाला खट्टा महसूस कराता है। तो ये कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीभ का जो पिछला स्तर होता है, पिछला वो, तो उसमें क्या महसूस होता है, किसका स्वाद आता है? तो कड़वाहट का स्वाद आता है। और अमाशय के बारे में देख लेते हैं। तो अमाशय, इसकी जो भित्ति होती है वो मोटी होती है, तो मोटा भित्ति वाली थैली नुमा। ये यू आकार का भी होता है और जे आकार का भी, मतलब यू या जे आकार दोनों आपको देखने को मिल सकता है। अमाशय का आकार कभी कभी ये पूछा गया है कि जी आकार किसका है? तो अमाशय का है। इसमें कौन कौन से रस पाए जाते हैं? पाचक रस, तो HCl पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है, पाचक रस और जठर रस पाया जाता है। इसके साथ साथ क्षुधांत्र की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? तो 7.5 मीटर लंबी होती है। यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त होता है। यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त होता है। और बृहदांत्र की जो लंबाई होती है वह 1.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है। और अमीबा जो है वो क्या है? तो यह एक कोशिकी है। अमीबा क्या है? एक कोशिकी है। यकृत के बारे में देख लेते हैं। तो गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है। यकृत जो होता है गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। यहाँ से पित्त रस स्रावित होता है और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यहाँ पे क्योंकि ये क्लास 7 का NCERT है, तो इसमें बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं दिया गया है, छोटे छोटे कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि इसमें से हर क्वेश्चन ऐसा है कि जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अग्नाशय कैसा होता है? तो ये हल्के पीले रंग का होता है। अग्नाशयी रस जो है कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन पर क्रिया करता है। पोषण की प्रक्रिया में कितने स्तर होते हैं? तो 5 स्तर होते हैं। अंतर्ग्रहण सबसे पहले होता है किसी चीज़ का, फिर पाचन होता है, फिर उसका अवशोषण होता है, और फिर स्वांगीकरण होता है, और लास्ट में निष्कासन होता है। तो ये भी पूछा जाता है, नेट का भी क्वेश्चन है ये, मतलब अक्सर पूछा जाता है नेट में। पहले पूछा जाता था कि पोषण प्रक्रिया के चरणों को क्रमबद्ध करिए। तो सबसे पहले अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर निष्कासन। फिर नेक्स्ट है रूमिनेंट, घास खाने वाले। जो रूमिनेंट होते हैं, अगर कभी पूछ लिया कि घास खाने वाले को क्या कहते हैं, तो रूमिनेंट कहते हैं। जैसे दोनों हाथों का प्रयोग करने वाले को क्या कहा जाता है? तो एम्बिडेक्स्ट्रस कहा जाता है ना। वैसे ही घास खाने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? रूमिनेंट। या तो कोई भी जंतु हो जाएगा, बात कुछ भी, तो रूमिनेंट। और सेल कणों और ह्यूमस का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? तो मृदा कहलाता है। तो कभी क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया, अभी बिहार का भी होने वाला है, तो ये GS में भी आ सकता है कि मृदा क्या है? तो सेल कणों और ह्यूमस का जो मिश्रण है वो मृदा है। नेक्स्ट है इष्ट, जो है वो क्या है? तो इष्ट एक कोशिकी जीव है।
अभी हम लोगों ने अमीबा भी देखा था तो एक कोश की था, और ईस्ट भी एक कोश की जीव है। ईस्ट का उपयोग किस में होता है? तो शराब और बियर बनाने में उपयोग किया जाता है। अधिकतर और भी जगहों का ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है श्वसन दर। 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है, कोई भी व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसका क्या कहलाता है? तो श्वसन दर कहलाता है। देखिए, श्वसनीय वायु और उच्छ्वसित वायु दोनों होता है। मतलब अंतः जो अंदर लिया जाता है और उच्छ्वसित वायु जो बाहर वायु निकाला जाता है, तो ये फेफड़े से होता है। तो CO2 देखिए 0.04% और ऑक्सीजन जो होता है 21% होता है फेफड़े में, और 16.4% ऑक्सीजन और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला जाता है, और 16.4% ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया जाता है। और फेफड़े में 21% ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है, और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड जो है फेफड़े के अंदर लिया जाता है सांस लेते समय। ठीक है, बाहर कितना किया जाता है? अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि उच्छ्वासित वायु कितना है ऑक्सीजन हमारे शरीर का या फेफड़े में, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 16.4% और कार्बन डाइऑक्साइड 4.4% है। नेक्स्ट है हृदय स्पंद को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का। ये क्वेश्चन हमेशा आता है। अभी जैसे पूछ लिया कि रक्तदाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रक्तदाब के लिए तो स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और तापमान मापन के लिए किसका किया जाता है? तो थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। अभी थर्मामीटर का हम लोग भी पढ़े हैं कि थर्मामीटर का जो डिग्री सेल्सियस होता है वो कितना होता है तापमान? तो 35 डिग्री सेल्सियस से कितना होता है? 40 डिग्री सेल्सियस होता है। 42 डिग्री 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है डॉक्टरी जो थर्मामीटर का माप होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे ज़रूर। तो ये हम लोगों ने देखा। तो कोई वयस्क 24 घंटे में वो कितना लीटर मूत्र निष्कासित करता है? तो 1.8 लीटर। 1.5 हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि 1.5 लीटर मूत्र निष्कासित करता है, लेकिन इसमें 1.8 लीटर में माना गया है, तो आप वही मान के 1.5 लीटर मान के चलेंगे। 1.8 लीटर निष्कासित करता है। मूत्र में जल कितना होता है? तो देखिए NCERT में इसमें लिखा है कि 95% जल होता है। एग्ज़ाम में माना गया था कि 99.97% होता है। तो आप लोग आंसर यही लगाएंगे कि मूत्र में जल का जो प्रतिशत होता है वो 99.97% होता है। और 2.5% क्या होता है? तो यूरिया होता है, और 2.5 अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। अगर और धमनियों के बारे में देख लेते हैं। तो धमनियाँ हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त को ले जाता है। अक्सर पूछा जाता है और व्यक्ति कंफ्यूज भी रहता है इसमें कि शिराओं का क्या कार्य है और धमनियों का क्या कार्य है। तो धमनी क्या करता है? तो हृदय से, हमारे हार्ट से पूरे बॉडी के सभी जो अन्य भाग हैं, सारे भाग हैं, उसमें रक्त को ले जाता है। और जो शिराएँ हैं वो क्या करती है? तो वो शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में लाती है। मतलब वही पहले धमनी जो है वो हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त को ले जाएगा, और फिर वहाँ से जो भी रक्त रहेगा वहाँ से फिर शिराएँ हृदय में रक्त को लेके आएंगी। तो ये कार्य हैं हृदय और शिराएँ और धमनी के। नेक्स्ट है पृथ्वी पर लगभग जल कितना है? तो 71% भाग जल है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अलवर जल वर्ष मनाया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय अलवर जल कब मनाया गया था? 2003 में मनाया गया था। तो NCERT क्लास 7 के जो इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस थे जो हमें लगा कि हाँ एग्ज़ाम में बन सकते हैं, और ख़ासकर TGT आने वाला है तो उसमें बन सकते हैं, तो हमने
हम आपके सामने भी पेश कर दिए। और अब आप लोगों को अगर एनसीईआरटी पढ़ना हो 11th 12th 9th 10th का, तो भी आप कमेंट करिएगा। और हैंड रिटेन ही एनसीईआरटी हैं, एक ऐसे शॉर्ट नोट्स बना हुआ है, तो उससे हम आप लोगों को पढ़ा देंगे और वो नेट के लिए भी बेनिफिशियल होगा और भी एग्ज़ाम के लिए होगा, क्योंकि डिट्टो क्वेश्चंस ऐसे एनसीईआरटी के पूछे जाते हैं। अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका मतलब है डायरेक्ट क्वेश्चन उठाएगा और डायरेक्ट दे देगा, आपको उसमें बनावट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और बट आप लोग जो है लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लोगों को शेयर करिएगा, जिससे सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ें और फिर हमें भी थोड़ा अच्छा लगे पढ़ाने में। नहीं तो फिर पढ़ने वाले ही नहीं रहेंगे तो फिर हम पढ़ा के क्या करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।